केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। तो अपन जो कंटिन्यू क्लास पढ़ रहे थे उसके अंदर जो अपना कल जो सेकंड लेसन था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको अपन ने पूरा कर लिया था। आज अपना थर्ड लेसन है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी यानी हिंदी में होगा संतुलन की संकल्पना। ये जो संतुलन की संकल्पना है यानी पृथ्वी है उसके ऊपर जो संतुलन होता है, जो भौतिक भाग है, चाहे वो पर्वत है, पठार, मैदान, झील है, इन क्षेत्रों के अंदर जो संतुलन होता है वो कैसे होता है और किस प्रक्रिया के तहत होता है और इस संतुलन का जो अर्थ है वो क्या लिया जाएगा, इस चीज़ को अपन यहाँ पे एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जो आइसोस्टेसिस शब्द है ये कौन सी भाषा का है। सबसे पहले इसको प्रयोग किसने किया था और कब किया था, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अपन देखिए ये जो अपनी पृथ्वी है वो परिभ्रमण का रूप धारण करती है। किसका रूप धारण करती है? परिभ्रमण। यानी लगातार जो रोटेट है वो करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है उसके ऊपर अपन देखते हैं कि अपन यूँ कहा जाएगा कि ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो भूदृश्यों का निर्माण हुआ है वो 3 रूपों में हुआ है। अब सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से भूदृश्य बने, उसके बाद कौन से बने और सबसे अंतिम में कौन बने। तो अपन ये देखिए कि R.D. सैलिसबरी की अगर बात की जाएगी ये जो R.D. सैलिसबरी हैं वो एक अमेरिकी भौतिक भूगोलवेत्ता है। अब इन्होंने कहा है कि जो ये भूदृश्य हैं जो पृथ्वी पर जिसका निर्माण हुआ है वो 3 रूपों में हुआ है। अब ये जो 3 रूपों में पृथ्वी के ऊपर भूदृश्यों का निर्माण हुआ उसमें से अगर सबसे पहले बात की जाएगी जिसको अपन ये बोल सकते हैं प्रथम आकार के, द्वितीय आकार के, अब ये जो प्रथम आकार है इसके अंतर्गत सबसे पहले महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण हुआ है। उसके बाद पर्वत, पठार और मैदान। इसके अंतर्गत डेल्टा और जो झील है उनका निर्माण हुआ है। तो देखिए अब अपन ये बात करेंगे कि जो ये जो भूदृश्य है
लैंडस्केप है वो R.D. सैलिसबरी महोदय जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता है उन्होंने बताया कि ये 3 रूपों में हुआ है। इस पृथ्वी के ऊपर इनका जो निर्माण हुआ है वो 3 रूपों में हुआ है। प्रथम आकार, द्वितीय आकार और तृतीय। सबसे पहले महाद्वीप और महासागर बने, उसके बाद उसके ऊपर पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण हुआ, अंतिम में डेल्टा और झील वगैरह हैं उनका निर्माण हुआ है। अब देखिए ये जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है, जो घूमती हुई पृथ्वी है रोटेट करती हुई, उसके ऊपर जो स्थित क्षेत्र है, अब क्षेत्र का मतलब ये बोलते हैं कि पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है। अब ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर पर्वत, पठार, मैदान भी आपको दिखते हैं। और ये जो है ये ऐसे भाग हैं जो ऊपर उठे हुए होते हैं। वैसे अपन ये कह सकते हैं जो मैदान होता है वो एक समतल रूप धारण किए हुआ होता है। तो अपन कहते हैं कि जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है उसके ऊपर जो स्थित क्षेत्र है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, ये ऊपर उठे हुए होते हैं। और दूसरी ओर जो पृथ्वी है उसकी गहराई में जो स्थित क्षेत्र हैं, जिसमें अपन ये मान सकते हैं कि झील आते हैं, समुद्र आते हैं, महासागर वगैरह आते हैं। इसे झील हो, समुद्र हो, महासागर हो या सागर हो, ये सब पृथ्वी की गहराई में स्थित भूदृश्य होते हैं या भूभाग होते हैं। अब देखिए जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है, पृथ्वी के ऊपर स्थित है, पर्वत, पठार, मैदान, और जो पृथ्वी की गहराई में स्थित है, चाहे वो झील हो, समुद्र हो, महासागर हो या सागर हो, आदि में जो भौतिक तथा जो यांत्रिक स्थिरता की जो दशा होगी, इन दोनों के अंदर जो ऊपर उठे हुए भूभाग है तथा गहराई में स्थित जो भूभाग है, इसमें जो यांत्रिक या भौतिक स्थिरता की जो दशा होगी, दशा को ही अपन क्या बोलते हैं, संतुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतुलन कहा जाएगा। अब कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो स्थित पर्वत, पठार, मैदान है जो ऊपर उठे हुए, और जो गहराई में स्थित है झील, समुद्र, महासागर, सागर, इन दोनों के अंदर यांत्रिक या भौतिक जो स्थिरता की दशा होगी, संतुलन की, कहने का मतलब इस यांत्रिक या भौतिक स्थिरता की दशा को ही अपन क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं। और इसी को ही अपन ये बोल सकते हैं कि भूगोल की भाषा में के अंदर इसको आइसोस्टेसी बोला जाता है। एक्चुअली में जो आइसोस्टेसी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है ग्रीक भाषा का है, और ये जो शब्द बना है वो आइसोस्टेसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। यानी जो आइसोस्टेसिस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, और ये जो शब्द बना वो आइसोस्टेसिस से बना है। और इस आइसोस्टेसिस शब्द का अर्थ होता है समस्थिति, यानी सम का मतलब बराबर, स्थिति का मतलब समतल। तो बराबर स्थिति होती है, जो संतुलन, एक प्रकार का जो संतुलन होता है। और इस भौतिक भूदृश्यों के अंदर चाहे वो पर्वत हो, पठार हो या मैदान हो, और जो पृथ्वी के ऊपर स्थित होते हैं और जो गहराई में स्थित होते हैं, झील, समुद्र, महासागर, सागर, इनमें जो भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोस्टेसी, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं संतुलन। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो ये आइसोस्टेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। अब देखिए ये जो आइसोस्टेसिस शब्द है
इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका प्रथम बार या सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अमेरिकी भौतिक भूगोलवेत्ता यानी जो आइसोस्टेसिस शब्द है इसको सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अमेरिकी भौतिक भूगोलवेत्ता डटन महोदय ने किया था। किसने किया था? और इस शब्द को जो सर्वप्रथम दिया गया था वो 1889 के अंदर दिया गया था। तो कहने का मतलब दो बातें स्पष्ट हो गई कि जो आइसोस्टेसिस शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, तो आइसोस्टेसिस से बना है जिसका हिंदी के अंदर अर्थ होता है समस्थिति, और इसको सर्वप्रथम डटन महोदय ने दिया था और 1889 के अंदर 1889 में। अब देखिए, अब अपन ये देखेंगे कि संतुलन का जो सीधा सा अर्थ है वो तो अपन ने ये देख लिया कि पर्वत, पठार, मैदान, जो ऊपर उठे हुए झील, समुद्र, महासागर, सागर, इसमें यांत्रिक तथा भौतिक जो स्थिरता की दशा है उसको एक संतुलन कहेंगे। अब अपन देखिए जो ये डटन महोदय की अगर बात की जाएगी, क्योंकि सर्वप्रथम इसके ऊपर जो अपने कहते हैं कि जो कार्य किया है वो डटन महोदय ने किया है। किसने किया है? डटन महोदय ने ये जो संतुलन है, आइसोस्टेसिस की जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, उसको किस प्रकार से समझाया है उसको समझेंगे, यानी डटन महोदय के अनुसार। तो देखिए बात वही है कि जो पृथ्वी के ऊपर ऊंचे उठे हुए भूभाग है, अब उसमें पर्वत भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है और मैदान भी हो सकता है। अब देखिए जो भी भूभाग, देखो एक अपन यहाँ पे इस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस को पढ़ेंगे तब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो भूभाग जितना ऊपर उठा हुआ होगा, चाहे वो पर्वत के रूप में हो, पठार के रूप में हो या मैदान के रूप में, और जो भूभाग जितना गहराई में स्थित होगा, यानी ऊपर उठा हुआ भूभाग का तो घनत्व तो हमेशा क्या रहता है? कम रहता है। और जो भूभाग गहराई पर स्थित है या नीचे स्थित है उसका घनत्व होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। कहने का मतलब एक बात है कि ऊपर की ओर जाने पर घनत्व क्या होता जाता है? कम होता जाएगा, और गहराई में जाओगे तो उसका घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो देखिए ऊपर उठे हुए जो भूभाग है, पर्वत, पठार, मैदान, इनका घनत्व क्या होता है? हमेशा कम रहेगा। डटन महोदय के अनुसार जो इन्होंने इस संतुलन की संकल्पना है उसको जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो डटन महोदय ने ये कहा था कि जो पर्वत, पठार, मैदान है इनका जो घनत्व होगा पर्वत, पठार, मैदान जो ऊपर उठे उनका घनत्व क्या होगा? कम होगा। तथा जो नीचे धसे हुए भूभाग है इनका जो घनत्व होगा, जो नीचे धसे हुए भूभाग है उनका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? डटन महोदय। तभी अब जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है उसका घनत्व क्या है? कम है। जो नीचे धसा हुआ भूभाग है उसका घनत्व अधिक है। लेकिन इन सब का जो भार होगा, इन सब का जो भार होगा वो एक तल के सारे क्या होता है? बराबर होता है। यानी चाहे कितना भी भूभाग, ये जैसे भूभाग है वो ऊपर उठा हुआ है और एक भूभाग है चाहे कितना भी नीचे हो,
तो जो भूभाग ऊपर उठा हुआ होगा, चाहे वो पर्वत के रूप में हो, पठार के रूप में हो या मैदान के रूप में, और जो भूभाग नीचे धंसा हुआ है, चाहे वो झील के रूप में हो, सागर के रूप में हो, महासागर के रूप में हो या समुद्र के रूप में हो। तो डटन ने ये कहा था कि चाहे जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है उसका घनत्व होगा कम, जो नीचे धंसा हुआ भूभाग है उसका घनत्व होगा अधिक। लेकिन एक ऐसा तल होगा इन दोनों के बीच में, चाहे उसके बाद है भूभाग कितना भी ऊपर उठा हुआ हो और चाहे कितना भी नीचे धंसा हुआ, उसका जो भार होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब एक ये बात हो गई कि एक ऐसा तल होता है जिसके सारे जो घनत्व होगा, जो भार होगा, वो क्या होता है, बराबर होता है, चाहे भूभाग ऊपर हो, कितना भी ऊपर हो, चाहे कितना भी नीचे हो। और इसी तल को क्या बोलते हैं, जहाँ पे भार कहने का मतलब बराबर होगा, उसको समदबाव तल बोलते हैं। अब ये जो समदबाव तल है, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर है, और दूसरा है, इसको अपन ये बोल सकते हैं, एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लेवल ऑफ कंपनसेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो तल होगा जहाँ पे भार बराबर होगा, यानी एक ऐसा तल होगा जिसके सारे, चाहे कितना भी भूभाग ऊपर उठा हुआ हो, चाहे वो पर्वत पठार मैदान के रूप में हो, और चाहे कितना भी नीचे धंसा हुआ हो, चाहे वो झील हो, समुद्र हो, महासागर हो या सागर हो, तो जिस तल के सारे उनका भार बराबर होगा उसको अपन समदबाव तल या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर बोलेंगे। और इसका दूसरा और नाम है, इसको क्षतिपूर्ति तल भी बोल सकते हैं, लेवल ऑफ कंपनसेशन। ये अब देखिए, चाहे इसको अपन समदबाव तल बोलो या क्षतिपूर्ति तल बोलो, तो ये एक ऐसा तल होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके चाहे भूभाग कितना भी ऊपर हो, चाहे कितना भी नीचे हो, इस तल के सारे हमेशा ही उसका भार क्या होता है, बराबर रहता है। इसलिए इसको समदबाव तल बोलते हैं, या इसको अपन क्षतिपूर्ति तल के रूप में भी जान सकते हैं। तो इसको इंग्लिश के अंदर लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर और इसको लेवल ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं। अब देखिए, जब कभी ऐसा होता है कि जो संतुलन है इन दोनों भूभागों में, ऊपर उठे हुए भूभाग और नीचे धंसे हुए भूभाग, उसका जो संतुलन होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो पृथ्वी है उसमें लगातार कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, जो क्रिया होती है, गतिविधि होती है, जिसके तहत जो संतुलन है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जो समाप्त हुआ संतुलन है, जो आइसोस्टेसिस हुई थी, उसके अंदर जो संतुलन है वो समाप्त होने से समाप्त तो हो गया। उसके बाद उस भूभाग के अंदर पुनः उस संतुलन की जो क्रिया है, यानी पुनः जो संतुलन स्थापित है, उसको करने के लिए उसको क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब कहने का मतलब है कि जो पहले जो तल था उन दोनों के अंदर बैलेंस था, ठीक है ना, लेवल था, बराबर था, संतुलन था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि वो संतुलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो संतुलन समाप्त हो गया है तो उसको पुनः अपने पहली वाली स्थिति में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। यानी कुछ ना कुछ नुकसान होना पड़ेगा। या तो भूभाग, अब नुकसान किस रूप में होगा, यहाँ पे कोई आर्थिक रूप से तो नुकसान होगा नहीं, लेकिन वो नुकसान किस रूप में होगा, या तो जो पर्वत पठार मैदान है वो भूभाग ऊपर उठेगा, और या फिर क्या होगा, जो धंसा हुआ भूभाग है, झील समुद्र है, वो नीचे जाएगा। तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जो पहली वाली स्थिति है उस स्थिति में आने का वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। और जब वो
अब या तो ऊपर उठेगा या नीचे धंसेगा, तो उसके अंदर क्षतिपूर्ति हो रही है, इसीलिए इस तल को अपन क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति तल बोलते हैं। अब देखिए, अब ये किस प्रक्रिया के तहत होता है, जैसे उदाहरण के लिए नदी होती है, जो नदियों का एक काम होता है कि नदी एक परिवहन का काम करती है, अपर्दन का कारक बोल सकते हैं एक प्रकार। जो नदी होती है वो अपर्दन का क्या होती है, अपर्दन का कारक होती है। अब अपर्दन के कारक के तहत अगर इसको पढ़ा जाएगा नदी को, तो जब नदी अपने साथ निकलती है तो कंकड़ पत्थर अवसाद वगैरह हैं वो साथ में लेकर चलती है पानी के रूप में। अब सागर में तथा जो डेल्टाई भाग होगा वहाँ पे उन पदार्थों का वो नदी क्या करती है, निक्षेपण करेगी। अब जब अपर्दन के रूप में नदी बह रही है तो उसके साथ जो अवसाद वगैरह है वो या तो सागर में या जो डेल्टाई भाग होगा वहाँ पे वो क्या करेगी, निक्षेपण करेगी। अब निक्षेपण करेगी तो सीधी सी बात है, जो डेल्टाई भाग है उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। अब सीधी सी बात है कि एक खाली कटोरी वगैरह है, उसके अंदर आप कोई चीज़ डालोगे तो निश्चित रूप से उसका वेट होगा या भार होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली अपन देखा जाएगा कि जो नदी अपर्दन के रूप में निकलेगी जिसमें अवसाद कंकड़ पत्थर वगैरह होगा, तो वो जाते जाते एक ऐसे एरिया में पहुंचेगी या तो सागर के रूप में या डेल्टाई भागों में। तो वो अपना जो अवसाद है वो या तो सागर में जमा करेगी या फिर डेल्टाई भागों में। अब जिस जगह ऐसा होगा वहाँ का जो भूभाग होगा उसका जो भार है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए, तथा जो पहाड़ी भाग होगा उसका भार है वो कम होने लगेगा। अब देखिए, जब ऑब्वियसली अपन देखिए कि ये जो अवसाद वगैरह मान लिया कि यहाँ पर जमा हो रहा है, ठीक है ना, नदियों की धारा गहराई में, अब जब ये नदियां हैं वो अवसाद को यहाँ पे क्या कर रही है, डिपोजिट कर रही है, निक्षेपण कर रही है। अब जब इस भूभाग यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर वगैरह जमा होगा तो इसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब इस भूभाग का नीचे धंसा हुआ भूभाग है उसका भार बढ़ रहा है, तो संतुलन के लिए जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है, पर्वत पठार है, उसका जो भार है वो क्या होना चाहिए, कम होगा। क्योंकि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तभी वो संतुलन की प्रक्रिया होगी। तो जब इस भूभाग का भार बढ़ेगा तो इस भूभाग का भार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वो पुनः जो संतुलन की क्रिया है वो होती रहेगी। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जब एक भूभाग में भार बढ़ेगा तो जो दूसरा है पर्वत पठार है, ऊपर उठा हुआ भूभाग है, उसका जो भार है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। परिणाम स्वरूप जो भू संतुलन क्या होता, समाप्त हुआ था पहले, अब वो समाप्त हो गया था, अब वो पुनः क्या है, संतुलन की स्थिति में आ रहा है। तो इसे स्थापित करने के लिए जो पहाड़ी भाग का भाग है वो ऊपर उठने लगेगा और तथा डेल्टाई भाग है वो नीचे धंसने लगेगा ताकि संतुलन बना रहे। अब देखिए, ये जो अब जब यहाँ पे जो भूभाग है ये जो नीचे धंसा हुआ उसके अंदर कंकड़ पत्थर वगैरह मान लिया कि जो अवसाद वगैरह है वो क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो जमा होने से इसका भार बढ़ेगा। तो ऊपर उठा हुआ भूभाग है, पर्वत पठार मैदान वगैरह, उसकी जो ऊंचाई है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो ये क्या होता जाएगा, गहराई की ओर होता जाएगा। तो जो संतुलन समाप्त हुआ था वो पुनः क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि जब नीचे वाला भूभाग धंसेगा तो ऊपर वाला भूभाग क्या होगा, ऊपर उठेगा, है इसका भार बढ़ेगा तो इसका भार क्या होगा, कम होगा। और जब भार कम होगा तो ये भूभाग क्या होगा, ऊंचाई की ओर बढ़ता जाएगा। तो ऊंचाई की ओर बढ़ने से ये भूभाग ऊंचाई की ओर बढ़ेगा भार कम होने से, और ये भूभाग क्या होगा, जो भार बढ़ने से भार होगा, भार बढ़ने से ये क्या होता जाएगा, उसका जमा होता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भूभाग का भार कम होगा वो भूभाग ऊपर उठेगा और जिसका भार अधिक होगा वो क्या होता जाएगा, नीचे धंसता जाएगा। तो ये नीचे धंसेगा और ये क्या होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। तो जो ये संतुलन था वो समाप्त होने के कारण पुनः संतुलन की स्थिति में आने के लिए इस प्रकार का काम जो क्रिया है वो होती रहेगी। अब कहने का मतलब जो नदियाँ हैं वो इस प्रकार का कार्य है उसको क्या करती है, संपन्न करती है। जो अवसाद वगैरह उसका लगातार या जमा होगा तो इसका भार बढ़ेगा, तो इसका भार बढ़ेगा तो जो पर्वत पठार वगैरह है वो धीरे धीरे उसका भार कम होगा और वो क्या होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी का जो प्रत्येक भाग होगा और ये जो प्रक्रिया है
वो पृथ्वी के किसी भी कोने के अंदर और पूरे पृथ्वी के ऊपर ये जो क्रिया है वो एक सामान्य रूप से घटित होती है और पूरी जो पृथ्वी है उसमें नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित होता है। यानी अगर कोई भूभाग नीचे धंसेगा तो दूसरा भूभाग क्या होगा, ऊपर उठेगा। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संतुलन की दशा बोलते हैं। अब कहने का मतलब है कि जो भूभाग अगर नीचे धंसा है तो कोई भूभाग क्या होगा, ऊपर उठेगा। और इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो संतुलन की क्रिया है वो इस पृथ्वी के ऊपर क्या होती है, संपन्न है, वो होती है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, संतुलन की दशा बोलते हैं। यानी एक भूभाग ऊपर उठ रहा है तो एक भूभाग क्या होगा, नीचे धंसेगा। और इसके तहत ही जो संतुलन की दशा है वो पृथ्वी के ऊपर है, वो संपन्न होती है। अब देखिए एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि ऊंचाई और जो घनत्व होगा, हाइट और डेंसिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको समझना पड़ेगा। ये दोनों एक प्रकार के कारक हैं, एक है घनत्व, एक है ऊंचाई। अब इस संतुलन की जो प्रक्रिया है, जो आइसोस्टेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें इन दोनों का क्या रोल रहता है और इन दोनों का आपस में संबंध है वो किस प्रकार का है। अब देखिए इस थ्योरी के अनुसार अगर पढ़ा जाएगा आइसोस्टेसिस के अकॉर्डिंग, तो जो ऊंचाई तथा जो घनत्व होगा उस दोनों में विपरीत संबंध पाया जाएगा। यानी इन दोनों का जो संबंध है वो किस रूप में है, विपरीत रूप में। यानी विपरीत रूप का कहने का मतलब ये होगा कि जो भूभाग जितना ऊपर होगा, यानी ऊंचाई अधिक होगी, अधिक ऊंचाई होगी तो उसका घनत्व होगा वो कम होगा। यानी ऊंचाई अधिक है तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। और ऊंचाई कम है ये, यानी अधिक ऊंचाई होगी, जैसे पर्वत पठार मैदान अपन देखते हैं इसकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा रहती है, तो उसकी जो घनत्व होगा पर्वत पठार मैदान का, उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और जिसकी ऊंचाई कम होगी, जैसे अपन देखते हैं झील वगैरह है, सागर है, महासागर है, गहराई में स्थित होते हैं, तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि घनत्व तथा ऊंचाई है उनके क्या होगा, विपरीत सम होगा। कहने का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ऊंचाई जितना भूभाग ऊपर होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और जो भूभाग जितना नीचे है या धंसा हुआ है उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए इस प्रकार ऊंचे ऊंचे भाग का घनत्व कम तथा जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसका घनत्व अधिक होगा। तो इसको अपने एक एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं। तो सबसे जो कम घनत्व होगा, क्योंकि सबसे ऊपर जैसे अपने पास में देखो, एक तो पर्वत है, पठार है, मैदान है और सागर है। अब आपको इसमें से ऑप्शन दिया जाए कि पर्वत, पठार, मैदान और सागर, इसमें से सबसे ऊपर या सबसे अधिक जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, वो किसकी होगी, तो सीधा सा आपका ऑप्शन क्या होगा, पर्वत होगा। तो पर्वत आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे पठार है, उसके बाद मैदान है और उसके बाद सागर है। अब ये क्या है कि
बढ़ते हुए क्रम में है, यानी जो भूभाग जितना ऊपर है उसका घनत्व उतना ही कम है, तो पर्वत सबसे ऊपर है इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। दूसरे नंबर पे पठार होगा, तो पर्वत से ज़्यादा घनत्व किसका होगा, पठार का होगा, और पठार से ज़्यादा घनत्व मैदान का होगा, और सबसे नीचे दसा हुआ भाग होता है सागर, और इसका घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो कहने का मतलब है कि जो पर्वत है उसका घनत्व क्या रहता है, सबसे कम, उसके बाद पठार का अधिक रहेगा, उसके बाद मैदान का और सागर का सबसे अधिक रहेगा। तो उसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी घनत्व और ऊंचाई में एक प्रकार का क्या रहता है, विपरीत संबंध है वो पाया जाता है। और आपको आप इसको इस प्रकार से भी क्रम रूप से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। किंतु देखो ये प्रत्येक जो भाग होता है वो क्षतिपूर्ति तल जो अपने अभी पढ़ा था कि जो लेवल ऑफ कंपनसेशन होगा, एक ऐसा तल होगा जिसके सारे चाहे भूभाग कितना भी ऊपर हो चाहे कितना भी दसा हुआ होगा, वो उस तल के सारे क्या होता है, उसका भार है वो बराबर होगा, और उसी तल के सारे संतुलन की जो दशा है वो पाई जाती है। तो ये चाहे पर्वत पठार मैदान कितना भी ऊपर है और सागर कितना भी दशा हो, लेकिन एक तल जरूर होगा इस पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर, जहाँ पे अपन ये देखते हैं कि जो उसका भार होगा, उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, संतुलन की दशा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो संतुलन का जो सिद्धांत है, संतुलन की जो थ्योरी है, यानी आइसोस्टेसी की जो थ्योरी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई है, उसको अभी अपन पढ़ेंगे। तो अभी आपने ये समझ लिया होगा कि जो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, किस भाषा का शब्द है, कौन से शब्द से मिलकर बना है, और सबसे पहले इसको किससे दिया है, और ये जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है और जो नीचे दसा हुआ भूभाग है, और इन दोनों में किस प्रकार का जो संबंध है वो पाया जाता है, वो अभी अपने देखा था। अब अपन देखेंगे जो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी है उसका जो प्रतिपादन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ और कहाँ पे हुआ है। इस प्रतिपादन का मतलब उसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है इस सिद्धांत की। तो देखिए वैसे तो ये जो शब्द है वो तो 1889 के अंदर डटन महोदय ने दिया था, लेकिन उससे भी पहले 1859 में, कब की बात है, 1859 की। और ये एक अपन ये कहेंगे ये जो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी है इसकी उत्पत्ति है वो भारत में मानी गई है, भारत से हुई है। अब भारत में भी जो हिमालय वाला जो रीजन है, हिमालय का जो एरिया है, हिमालय का जो क्षेत्र है, इसमें अपन देखते हैं 1859 में जो सिंधु और गंगा नदी बहती है, इन दोनों का मैदान ये, क्योंकि ये जो दोनों नदियां हैं इन दोनों की जो उत्पत्ति होती है वो हिमालय क्षेत्र से ही होती है। अब 1859 में जो सिंधु गंगा का जो मैदान है, इनके जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश और देशांतर, तो इन दो जगह थी, इन अक्षांश और जो अक्षांश है उसका निर्धारण करने के लिए जो भू सर्वेक्षण हो रहा था, यानी ये जो दो जगह हैं कल्याण तथा कल्याणपुर, ये दोनों हैं वो हिमालय एरिया में पड़ते हैं, हिमालय जो रीजन है वहाँ पे। तो सिंधु गंगा का जो मैदान है वहाँ पे जो अक्षांशों का निर्धारण करने के लिए भू सर्वेक्षण का जो कार्य है वो चल रहा था। अब भू सर्वेक्षण जो कार्य हो रहा था
वो जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। अब देखिए, जो सिंधु गंगा का मैदान है 1859 में जो भू सर्वेक्षण का जो कार्य हो रहा था वो जॉन एवरेस्ट के निर्देशन में, और वहाँ पे दो जगह है, एक का नाम है कल्याण, दूसरा का जो नाम है कल्याणपुर है। अब इन दोनों जो स्थान है, इन दोनों का जो अक्षांश है उसके अंदर अंतर आ रहा था। अब ये जो अंतर आ रहा था वो दो विधियों के आधार पर इसका सर्वेक्षण किया गया था, यानी जो सर्वे करने के दोनों के मेथड थे, कल्याण तथा कल्याणपुर, वो दो विधियों के तहत गया था। और दोनों विधियों से जब इन दोनों स्थानों का जब सर्वे किया गया दो अलग अलग विधियों से, तो उन दोनों में डिफरेंस आ रहा था। उस डिफरेंस की वजह से ही ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की क्या हुई है, उत्पत्ति है वो मानी गई है। अब देखिए, अब पहली जो विधि है जिसके तहत भू सर्वेक्षण का कार्य हुआ था उसका नाम है त्रिभुजीकरण विधि, ट्रायंगुलेशन मेथड। पहली है ये त्रिभुजीकरण विधि, ट्रायंगुलेशन मेथड। दूसरी जो थी वो खगोलीय विधि थी, एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। अब जब इन दोनों विधियों के तहत सर्वेक्षण कार्य किया गया तो उन दोनों में क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। इस डिफरेंस, अब जब इस विधि के तहत किया गया ट्रायंगुलेशन मेथड के तहत, तो जो अंतर आ रहा था वो 42.294 इंच आ रहा था। इस विधि के तहत कितना आ रहा था, 42.294 इंच आ रहा था। अब जब ये का ये कार्य एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से किया गया तो आ रहा था 37.058 इंच। अब एक में आ रहा था 42.294 इंच और दूसरे में आ रहा था 37.058 इंच। अब जब इन दोनों का डिफरेंस किया गया तो आप देखोगे इन दोनों को माइनस करते हैं, 42.294 में से 37.058, तो ये जो आ रहा था 5.236 आ रहा है, ये अंतर आ रहा था। अब एक विधि से जब ये सर्वेक्षण किया जा रहा था तो वो 42.294 और दूसरी से जो त्रिभुजीकरण विधि ट्रायंगुलेशन मेथड है उससे इतना आ रहा था, और जो एस्ट्रोनॉमिकल मेथड है उससे कितना आ रहा था 37.058। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना है, 5.236 है। अब ये जो अंतर आया था, इस अंतर का पीछे का जो कारण था वो ये जो अंतर का जो कारण है, इस कारण ने ही अपने कहते हैं कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति में योगदान दिया है। अगर ये इन दोनों विधियों से ये डिफरेंस नहीं आता है 5.236, तो इस सिद्धांत की शायद उत्पत्ति भी नहीं होती है। अब देखिए, ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस की कैलकुलेशन करने के कारण ही ये जो सिद्धांत है वो अस्तित्व में आया है। अब देखिए, अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी अपनी जो थ्योरी है वो रखी है। अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के पीछे का जो कारण है वो क्या हो सकता है, उसको समझने के लिए अलग अलग जो विद्वान है, चाहे वो एरी है, प्राट महोदय हैं, उनकी जो थ्योरी है वो अपन पढ़ेंगे। तो अब ये जो कल्याण तथा कल्याणपुर दो जगह हैं, इन दोनों का जो अक्षांश है उसमें जो डिफरेंस आया था, जो जॉन एवरेस्ट के निर्देशन में जो कार्य हो रहा था, और उसकी वजह से ही ये जो सिद्धांत है उसकी क्या है, उत्पत्ति हुई है। अगर ये डिफरेंस नहीं आता तो शायद इस सिद्धांत की उत्पत्ति भी नहीं होती है। तो ये सिद्धांत है वो भारत का जो सिंधु गंगा का मैदान है वहीं पे इसकी अपनी कहते हैं उत्पत्ति मानी गई है। तो देखिए, अब ये जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसका कारण हिमालय की निकटता के कारण हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो रीजन है कल्याण तथा कल्याणपुर, ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और क्योंकि हिमालय जो है पर्वत है, हिमालय जो माउंटेन है, वो अपनी जो आकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो पेंडुलम की भांति काम करता है। जैसे घड़ी होती है तो उसके नीचे का जो सौर होता है
ये जैसे ये हिलता रहता है इस तरह से। अब ये जो पेंडुलम का जो प्रोसेस है वो इस एरिया के अंदर भी लागू होता है। अब ये जो पेंडुलम है वो क्या होता है, आकर्षण के कारण क्या रहता है, हिलता रहता है, उसका खिंचाव होता रहता है। तो अब देखिए जो ये दोनों एरिया है वो हिमालय क्षेत्र के निकट स्थित है। और जो हिमालय की आकर्षण शक्ति है वो इसको क्या कर रही है, खींच रही है। और इस प्रकार जो एरीमोदे है उन्होंने ये माना है कि हिमालय की आकर्षण शक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब बात ये हुई कि इन दोनों वीडियोस के तहत जो डिफरेंस आया है इसका कारण एरीमोदे ने ये बताया है कि ये जो दोनों एरिया है वो हिमालय क्षेत्र में स्थित है और हिमालय है वो एक प्रकार के पेंडुलम की तरह काम कर रहा है। यानी जो हिमालय है उसकी आकर्षण शक्ति से ही इन दोनों स्थानों में क्या है, अंतर आ रहा है। यानी सीधा सा अर्थ हो गया, एरीमोदे ने ये बताया कि इन दोनों स्थानों में जो अंतर है वो हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण ही है। ऐसा किसने कहा, एरीमोदे ने। अब प्राट-मोदे की बात की जाएगी। जब एरीमोदे ने ये कह दिया कि इसका जो डिफरेंस है वो हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण ही है, तो फिर प्राट-मोदे ने ये माना कि जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंटल है, वो हिमालय को भी सियाल का बना हुआ माना है। कहने का मतलब जो प्राट-मोदे का जो व्यू है यहाँ पे ये समझना है कि इन दोनों जगहों में जो डिफरेंस आ रहा है ये इन दोनों वीडियो के तहत उसका एरीमोदे ने कारण क्या माना है कि हिमालय की आकर्षण शक्ति को माना है। ये एरी के अनुसार प्राट-मोदे ने ये माना है कि जो महाद्वीप की तरह महाद्वीप है, महाद्वीप की तरह जो हिमालय है वो भी किसका बना हुआ है, एक प्रकार का सियाल का बना हुआ है। जैसे अपन जो स्वेस महोदय है उसके अनुसार ये पढ़ा था कि सियाल सीमा निपे, तो कहने का मतलब जो महाद्वीप है वो सियाल से निर्मित है, किससे बने हुए, और जो महासागर है वो सीमा से निर्मित है। तो उन्होंने ये माना कि जिस तरह से जो महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, सियाल, उसी तरह से जो हिमालय है वो भी किससे निर्मित है, सियाल परत से निर्मित है। सियाल का मतलब जो हल्के पदार्थों सिलिका और एल्यूमिनियम से है उस प्रकार के पदार्थों से ये निर्मित है, और जिसका जो घनत्व है वो 2.7 है। अब जब जो हिमालय है वो सियाल रूपी परतों से निर्मित है तो इस आधार पर गणना अगर की जाएगी, कैलकुलेशन किया जाएगा, क्योंकि जो महाद्वीप है वो सियाल से निर्मित है, उसी आधार पर प्राट-मोदे ने ये माना है कि हिमालय भी किससे निर्मित है, सियाल से, तो उसका घनत्व 2.7 है। तो उसी तरह से अगर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा इन दोनों का, तो जो डिफरेंस है, अगर प्राट-मोदे ये कहते हैं कि अगर हिमालय है वो सियाल परतों से निर्मित है तो उसका अंतर 5.26 नहीं आना चाहिए, उसकी जगह कितना अंतर आना चाहिए, 15.885 इंच आना चाहिए। यानी यहाँ पे एक और नई समस्या इन्होंने क्रिएट कर दी, और वो क्या क्रिएट की कि जो अंतर आ रहा था 5.236, अगर हिमालय सियाल से बना है तो उसकी अगर कैलकुलेशन की जाएगी तो वो डिफरेंस है वो कितना आ जाना चाहिए, 5.26 नहीं आकर कितना होना चाहिए, 15.885 इंच आना चाहिए। अब जब इतना अगर डिफरेंस आ रहा है तो कहने का मतलब है कि जो अंतर है वो इस हिसाब से ये देखा जाएगा कि 15.885 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो ये प्राट-मोदे हैं उन्होंने इस चीज़ को ये माना है कि हिमालय है वो अपने आप में कैसे पदार्थों से निर्मित है जिसका घनत्व कम है, यानी वो सिलिका तथा जो एल्यूमिनियम जैसे हल्के जो एलिमेंट्स है उससे निर्मित है, इसलिए उसका डिफरेंस है वो वास्तव में 5.236 न होकर कितना होना चाहिए, 15.885 इंच होना चाहिए। तो इस प्रकार जो एरी तथा जो प्राट-मोदे हैं उन्होंने अपना जो व्यू रखा है इस थ्योरी के संबंध में वो इस प्रकार से रखा है। इसके बाद में अपन देखिए जो
एरी की संकल्पना उसको विस्तार से पढ़ेंगे, प्राट की भी पढ़ेंगे, हैफोर्ड तथा बॉवी की भी पढ़ेंगे, जॉली की भी पढ़ेंगे और आर्थर होम्स की। तो ये जो टॉपिक है उसको अपन जो कंटिन्यू क्लास होगी उसके अंदर एक्सप्लेन करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।